कॉमर्स अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी तक इकाई 10 चल रही थी। इकाई 10 कल समाप्त कर दिया गया है। इकाई 10 यूपी एचईएससी और यूजीसी नेट दोनों के लिए जो इकाई 10 थी वो समाप्त हो गई। यूपी एचईएससी में जो 10 रचनाएँ लगी हुई थी वह कराई गई। यूजीसी नेट में जो 14 रचनाएँ लगी थी वह कराई गई। लेकिन 3 टॉपिक ऐसे थे जिस पर लोगों ने कहा कि सर और कुछ प्रश्न बना दीजिए। तो 3 रचनाएं और हैं यहाँ पर जिस पर हम लोग बात करेंगे, जिस पर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। एक यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में भोलाराम का जीव है, इस पर आधारित प्रश्न है। और अकेला मेला चिट्ठी पत्री, यह यूपी एचईएससी के पाठ्यक्रम में है, इस पर आधारित प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके 2 पार्ट आपको मिलेंगे। फर्स्ट पार्ट तो यहाँ पर आप देखेंगे, सेकंड पार्ट जो होगा वो यूट्यूब पर जाएं और द गुरु एकेडमी सर्च कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको मिल जाएगा, लोगो यही मिलेगा द गुरु एकेडमी पर भी। उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उस पर भी कई सारे वीडियो लेक्चर पब्लिश हैं। और बाकी नया बैच प्रारंभ हो रहा है, क्योंकि इकाई 10 के बाद में अब नया बैच जो प्रारंभ हो रहा है उसके लिए आपको बता दें रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गया है। सोमवार 22 अप्रैल से नया बैच प्रारंभ हो रहा है इकाई 1 से। क्योंकि बहुत सारे लोग इंतज़ार करते हैं कि सर इकाई 1 से नया बैच कब शुरू होगा, तो 22 अप्रैल से शुरू हो रहा है। रजिस्ट्रेशन आज से ही प्रारंभ हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को। हाँ, जो लोग ये कहते हैं सर कहाँ संपर्क करें, कैसे संपर्क करें, क्या क्या मिलेगा, तो सारी जानकारी आपको इस नंबर पर मिल जाएगी। इसी नंबर पर आप फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। यूजीसी नेट की परीक्षा तो आप लोगों को पता ही है कि नोटिफिकेशन बस कल परसों में आ ही जाएगा फॉर्म भरने का। जून में आपकी परीक्षा होगी। संभवतः जो डेट दिया गया था, बहुत पहले निर्धारित किया गया था, उससे आगे कुछ डेट जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न 3 रचनाओं से हैं। 3 रचनाएं कौन कौन सी वो मैंने आपको बता दिया। तो सबसे पहले हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई के बारे में सही कथन कौन सा? ये वही हरिशंकर परसाई हैं जिनकी रचना यूपीएचएससी में, जिनका निबंध यूपीएचएससी में विकलांग श्रद्धा का दौर है। हरिशंकर परसाई का जन्म होशंगाबाद के मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में हुआ। परसाई जी किससे प्रभावित थे? कार्ल मार्क्स से। परसाई जी ने व्यंग को विधा या शैली का दर्जा दिया। परसाई ने जबलपुर से वसुधा साहित्यिक पत्रिका निकाली। कौन सा सही होगा? तो 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं, यानी उत्तर हो जाएगा यहाँ पर डी। 1 का उत्तर हो जाएगा आपका डी। 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। हरिशंकर परसाई किन पत्रिकाओं में स्तंभ लेखन भी करते थे? प्रहरी पत्रिका, कल्पना पत्रिका, धर्मयुग पत्रिका, परिवर्तन पत्रिका। विकल्प 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा सी, 1, 2 और 4, धर्मयुग नहीं। हरिशंकर परसाई के व्यंग संग्रह कौन कौन से हैं? कहत कबीर, वैष्णव की फिसलन, बेईमानी की परत। उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3। ये 3 के तीनों जो रचनाएं दी गई हैं, तीनों जो व्यंग संग्रह दिया गया वो हरिशंकर परसाई का है। हरिशंकर परसाई की व्यंग रचनाएं कौन सी हैं? तीसरे दर्जे का श्रद्धेय, दूसरे की बात, पहला सफ़ेद बाल। उत्तर हो जाएगा 1 और 3, दूसरे की गत नहीं है। तीसरे दर्जे का श्रद्धेय, पहला सफ़ेद बाल है, दूसरे की गत इनका नहीं है। तो 4 का उत्तर हो जाएगा सी, 1 और 3। 5 देखें, हरिशंकर परसाई के बारे में सही कथन कौन सा है? इन्होंने प्रहरी साप्ताहिक पत्रिका में अघोर भैरव उपनाम से स्तंभ लिखा, सही है। परिवर्तन पत्रिका में अरस्तु की चिट्ठी स्तंभ भी लिखा, सही है। इन्होंने करंट पत्रिका में माटी कहे कुम्हार से स्तंभ लिखा, सही है। इन्होंने देशबंधु पत्रिका में ये माजरा क्या है स्तंभ लिखा, गलत। देशबंधु पत्रिका में, यानी उत्तर हो जाएगा ए, 1, 2, 3। देशबंधु पत्रिका में लिखते थे पूछिए परसाई से। इसमें लिखते थे पूछिए परसाई से, पूछिए परसाई से, परसाई से। जबकि ये माजरा क्या है जो लिखते थे, ये जनयुग पत्रिका में लिखते थे, जनयुग पत्रिका में।
जनयुग पत्रिका में लिखते थे ये माजरा क्या है, जबकि देशबंधु पत्रिका में लिखते थे पूछिए परसाई से। संतन को कहाँ सीकर सो काम, भाई ये पद तो आपने सुना ही होगा, संतन को कहाँ सीकर सो काम। लेकिन ये व्यंग है, इस शीर्षक से व्यंग किसका है ये नहीं पूछा गया, ये पंक्ति किसकी है, ये व्यंग किस में संकलित है। तो हम एक उम्र से वाकिफ़ हैं। हरिशंकर परसाई का जो ये व्यंग है वह हम एक उम्र से वाकिफ़ है में संकलित है। हरिशंकर परसाई और उनके रचनाओं के बारे में सही कथन कौन सा है। परसाई ने व्यंग के बारे में कहा कि वो शूद्र से क्षत्रिय मान लिया गया है। इंस्पेक्टर माता दीनचांद पर जो कि यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में है, अपनी अपनी बीमारी में संकलित है। तब की बात और थी, व्यंग संग्रह का पहले नाम था सती का बेटा, बिल्कुल सही है। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर डी, 1 2 3 तीनों सही हैं। भोलाराम का जीव व्यंग किसमें संकलित है। अपनी अपनी बीमारी, वैष्णो की फिसलन, वैमानी की परत, सदाचार की ताबीज। उत्तर हो जाएगा डी, सदाचार की ताबीज। भोलाराम का जीव जो इकाई 10 में आपको पढ़ाया गया, पूरा बताया गया। भोलाराम का जीव व्यंग में भोलाराम कितने वर्ष पूर्व रिटायर हुए थे, आपका उत्तर हो जाएगा डी, 5 वर्ष पूर्व। भोलाराम का जीव व्यंग के बारे में सही कथन कौन सा है। भोलाराम जबलपुर का निवासी था। इस रचना में बड़े साहब की लड़की गाना बजाना सीखती है। भोलाराम के जीव का पता लगाने पृथ्वी पर चित्रगुप्त आते हैं। उत्तर हो जाएगा ए, 1 2 3 सही है। चित्रगुप्त नहीं आते हैं, कौन आता है, नारद आते हैं। और नारद ने रिश्वत के रूप में अपनी वीणा दी थी। भोलाराम का जीव व्यंग के बारे में सही कथन कौन सा है। 11 देखें। चित्रगुप्त का कथन, इनकम होती तो टैक्स होता, भूखमरा था, सही है। नारद भोलाराम का मकान मालिक के पते से ढूंढ लेते हैं, गलत। माँ बेटी के सम्मिलित क्रंदन से ढूंढ लेते हैं। नारद ने भोलाराम की पुत्री से कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोलाराम के बारे में पूछताछ करनी है, सही है। स्वर्ग या नरक में निवास स्थान धर्मराज अलॉट करते हैं, यह भी सही है। यानी 1 3 4 आपका सही उत्तर होगा। भोलाराम के बारे में किसने नारद से कहा कि गरीबी की बीमारी थी। उत्तर हो जाएगा सी, किसने कहा था, तो भोलाराम की पत्नी ने कहा था। भोलाराम का जीव में नारद से किसने कहा कि आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती, तो किसने कहा था, ये कहा था सरकारी दफ्तर के बाबू ने कहा था। क्यों कहा था, दुनियादारी समझ में नहीं आती, इसका मतलब बात वहाँ रिश्वत की हो रही थी। भोलाराम का जीव व्यंग में निम्न कथन किसका है। क्यों धर्मराज, कैसे चिंतित बैठे हो, क्या नरक में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई। तो ये किसने कहा था, नारद ने कहा था। भोलाराम का जीव में निम्न कथन किसका है। मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गए, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया। ये कौन कह रहा है, ये कह रहे हैं धर्मराज। 15 का ए हो जाएगा। भोलाराम के जीव के बारे में निम्न कथन किसका है कि साधु संतों की वीणा में तो और अच्छे स्वर निकलते हैं। किसने कहा है, तो सरकारी दफ्तर के साहब ने कहा, और इसलिए कहा क्योंकि इनकी लड़की गाना बजाना सीख रही है। रिश्वत के रूप में वीणा ही ले ली जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। भोलाराम का जीव व्यंग में धर्मराज किससे कहते हैं कि तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई है। भला भोलाराम जैसे नग्न दीन आदमी से किसी को क्या लेना देना। तो यह कथन किसका है, उत्तर हो जाएगा सी, चित्रगुप्त का है। हरिशंकर परसाई ने तीसरे दर्जे का श्रद्धेय किसे कहा है, आपका उत्तर हो जाएगा डी, बुद्धिजीवियों। देखिए, जब श्रद्धेय की बात होती है, विकलांग श्रद्धा का दौर आप लोगों ने पढ़ा होगा जो यूपीएचएससी वाले हैं। विकलांग श्रद्धा का दौर, यह निबंध यूपीएचएससी के पाठ्यक्रम में है, जहाँ पर उन्होंने कहा है, और बहुत ही अच्छा व्यंग है। अपनी पत्नी से कहते, तुम्हारे प्रति मेरी इतनी निष्ठा है कि पर स्त्री को देखकर मेरा सिर दुखने लगता है, जान प्रीत रस इतने उमाई। अपने आप को उन्होंने पार्ट टाइम श्रद्धेय कहा है, पार्ट टाइम श्रद्धेय कहा है। उन्होंने कहा है कि मैं अभी कच्चा हूँ, मैं अभी कच्चा हूँ। तो कई सारे कथन निकल कर आते हैं। श्रद्धा को उन्होंने क्या कहा जानते हैं, श्रद्धा को उन्होंने कहा, किससे तुलना किया, तो श्रद्धा को पुराने अखबार से तुलना कर दिया, पुराने अखबार से तुलना कर दिया। कहते हैं
कि श्रद्धा पुराने अखबार की तरह रद्दी में बिक रही है। विश्वास की फसल तो तुषार मार गया है। विश्वास की फसल क्या मार गया? तुषार मतलब पाला। विश्वास की फसल को तुषार मार गया है, यानी पाला मार गया है। और कहते हैं कि यह चरण छूने का मौसम नहीं, लात मारने का मौसम, मारो एक लात और क्रांतिकारी बन जाओ। तो इस तरीके से उन्होंने विकलांग श्रद्धा के दौर में भी बहुत अच्छा व्यंग्य किया है। निम्न में से सही कथन कौन सा है? परसाई जी की भाषा व्यवहारिक और मुहावरेदार है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र परसाई जी की रचना है। पगडंडियों का जमाना प्रतीकात्मक रचना है। घायल बसंत रचना में तुक को रूढ़वादिता का प्रतीक बताया गया है। उत्तर हो जाएगा डी। 1 2 3 4 सभी सही हैं। भोला राम का जीव व्यंग्य के बारे में सही कथन कौन सा? इस रचना में प्रशासनिक भ्रष्टाचार पर चोट किया गया है। सही है। भोला राम को पेंशन इसलिए नहीं मिली क्योंकि उसने रिश्वत नहीं दी थी। यह भी सही है। भोला राम की आत्मा यमराज के हाथों छूटकर पेंशन ऑफिस में अपने फाइल में बैठती है। यह भी सही है। यानी उत्तर हो जाएगा डी। 1 2 3 तीनों सही है। भोला राम का जीव व्यंग्य के बारे में सही कथन कौन सा है? भोला राम के घर का पता नारद को चित्रगुप्त बताते हैं। गलत। अच्छा, नारद चित्रगुप्त बताते हैं। सही है, सही है। भोलाराम का मकान जबलपुर के शहर में धमापुर मोहल्ले के नाले के पास 1.5 कमरे का मकान था। यह भी सही है। भोलाराम की एक लड़की और एक लड़का था। गलत। भोलाराम के 2 लड़के थे। भोलाराम के 2 लड़के थे, एक लड़की थी। उत्तर हो जाएगा ए। 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। भोलाराम का जीव व्यंग्य के बारे में सही कथन कौन सा है? भोलाराम सहित उनके परिवार में 5 सदस्य थे। सही है। भोलाराम के ने 5 दिन पहले देह त्यागी थी। ये भी सही है। भोलाराम 5 वर्ष पहले रिटायर हुए थे। ये भी सही है। भोलाराम की उम्र 55 वर्ष की थी। गलत। 1 2 3 1 2 3 सही होगा। भोलाराम का जीव व्यंग्य में भोलाराम के मकान का किराया कितने वर्षों का बाकी था? उत्तर हो जाएगा ए। 1 वर्ष का। भोलाराम का जीव में कितने रुपए महीने पेंशन की बात की गई है? भोलाराम की पत्नी ने बताया कि होते तो इतने रुपए का पेंशन मिल रहा होता। उत्तर हो जाएगा सी। 50 से 60 रुपये। 50 से 60 रुपये। अब इसके बाद में चिट्ठी पत्री की बात करेंगे, जो आपके UPHSC के पाठ्यक्रम में है। चिट्ठी पत्री, उसकी बात यहाँ पर होगी। मैंने पहले ही बताया है कि कुल 2 पार्ट में आपको मिलेगा। प्रश्नों की संख्या 70 है। तो चिट्ठी पत्री की बात इसमें कर लेंगे। अकेला मेला की चर्चा सेकंड पार्ट में कर लेंगे। द गुरु एकेडमी पर वो वीडियो पब्लिश रहेगा। जो नए लोग हैं, पहली बार देख रहे हैं, वो ज़रूर जाएँ, द गुरु एकेडमी को सर्च कर लें और वहाँ पर आपको मिल जाएगा सेकंड पार्ट। अभी इस वीडियो के 1 घंटे बाद प्रेमचंद चिट्ठी पत्री का प्रकाशन वर्ष क्या होगा? उत्तर हो जाएगा ए। 1962। जबकि संशोधित जो हुआ था वो 1996 में है। 1996 में। इसको 96 कर लीजिएगा। 1996। शायद कहीं गलती से 92 लिख गया है, सही कर लीजिएगा। प्रेमचंद चिट्ठी पत्री भाग 1 में संकलित कुल पत्रों की संख्या कितनी है? उत्तर हो जाएगा 281 है। प्रेमचंद चिट्ठी पत्री भाग 2 में संकलित कुल पत्रों की संख्या कितनी है? भाग 2 में उत्तर हो जाएगा 283। चिट्ठी पत्री भाग 2 में सबसे अधिक पत्र किसके नाम संकलित हैं? उत्तर हो जाएगा जैनेंद्र और इम्तियाज अली। जैनेंद्र और इम्तियाज अली, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैनेंद्र और इम्तियाज अली, क्योंकि जब चिट्ठी पत्री की बात आती है, चिट्ठी पत्री भाग 1 में कितने पत्र संकलित हैं, चिट्ठी पत्री भाग 2 में कितने पत्र संकलित हैं, इन सब की चर्चा एक एक करके की गई है। तो सबसे अधिक पत्र किसके नाम संकलित हैं? जैनेंद्र के नाम संकलित हैं सबसे अधिक। और इम्तियाज अली, जैनेंद्र और इम्तियाज अली। दयाराम निगम और मुंशी प्रेमचंद के बीच चिट्ठी पत्री का सिलसिला कब शुरू हुआ था? प्रश्न संख्या 29। उत्तर हो जाएगा सी। 1905। दयाराम निगम और प्रेमचंद के बीच पत्रों का सिलसिला कब तक था? उत्तर हो जाएगा सी। 1936। चिट्ठी पत्री भाग 2 में कितने लोगों के साथ पत्र व्यवहार का जिक्र आया है? उत्तर हो जाएगा बी। 38 लोगों के बीच। 38 लोगों के बीच। 38, ध्यान
अगला प्रश्न, चिट्ठी पत्री भाग 1 की भूमिका किसने लिखा है? प्रश्न संख्या 32, उत्तर हो जाएगा डी अमृत राय। चिट्ठी पत्री भाग 1 में संकलित पहला पत्र जब उन्होंने लिखा तब वह कहाँ पर थे? उत्तर हो जाएगा 33 का ए, प्रतापगढ़ में थे। चिट्ठी पत्री भाग 1 में संकलित अंतिम पत्र जब उन्होंने लिखा कहाँ पर थे? उत्तर हो जाएगा बी, लखनऊ। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कहाँ पर थे, किसे पत्र लिखा, तो पहला पत्र और अंतिम पत्र, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है। जब अंतिम पत्र उन्होंने लखनऊ से लिखा था 1936 में, 5 अगस्त 1936 में यह पत्र लिखा गया था। चिट्ठी पत्री भाग 1 के अनुसार प्रेमचंद ने अपनी कौन सी रचना जामिया में लिखा था? प्रश्न संख्या 35, ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 35, जामिया में लिखी गई उनकी रचना कौन सी है? उत्तर हो जाएगा बी, कफन। कफन कहानी आप देखेंगे जो आपके यूपीएचईएससी के पाठ्यक्रम में है। अमृत राय का नाटक कौन सा है? प्रश्न संख्या 36, उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3, तीनों है। अमृत राय की रचनाएं कौन सी हैं? प्रश्न संख्या 37 देखें, उत्तर हो जाएगा बीज उपन्यास है, तिरंगा कफन है, कफन नहीं है। अमृत राय की रचना कौन सी नहीं है? प्रश्न संख्या 38 देखें, उत्तर हो जाएगा डी, ईदगाह नहीं है, अग्निशिखा है, कटघरे है और जंगले हैं। अमृत राय की रचना कौन सी नहीं है? प्रश्न संख्या 39 देखें, यहाँ पर हो जाएगा डी, रंगों की गंध। बाकी यहाँ पर चतुरंग भी है, बतरस भी है, धुआं भी है। अमृत राय की रचना कौन सी है? अमृत राय की रचना कौन, वैसे रंगों की गंध ध्यान रखना, रंगों की गंध यात्रा साहित्य है। रंगों की गंध लिख लीजिए, यात्रा साहित्य है। यात्रा साहित्य किसकी रचना है? तो ये भी लिख लीजिए, गोविंद मिश्र की है, 2 खंडों में है, गोविंद मिश्र। अमृत राय की रचना कौन सी है? उत्तर हो जाएगा एक, कस्बे का एक दिन। बाकी धुंध भरी सुर्खी, दरख्तों के पार शाम, झूलती जड़ें, ये सब गोविंद मिश्र की रचनाएं हैं। अमृत राय की कहानियाँ कौन सी हैं? प्रश्न संख्या 41 देखें, उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3, भोर से पहले, कीचड़, खाद और फूल। अमृत राय की अनुदित रचना कौन सी है? उत्तर हो जाएगा सागर माता, समरगाथा अनुदित है। बाकी व्यथा का सरगम, बेचारा, कोपले, ये सब इनकी कहानियां हैं। आप देखेंगे हैमलेट का अनुवाद है समरगाथा, यह अनुदित रचना है। अमृत राय की अनुदित रचना कौन सी है? प्रश्न संख्या 43 देखें, उत्तर हो जाएगा ए, आदि विद्रोही। आदि विद्रोही आप देखेंगे स्पार्टाकस का अनुवाद है। अमृत राय को पत्र संकलन की प्रेरणा किससे मिली थी? उत्तर हो जाएगा डी, सतीश चंद्र देव से मिली थी। प्रेमचंद को सोने की खान किसने कहा है? प्रश्न संख्या 45 देखें, उत्तर हो जाएगा बी, विष्णु खरे ने कहा है। अमृत राय को साहित्य में राज कपूर किसने कहा है? तो हरिशंकर परसाई ने कहा है। अमृत राय का साहित्यिक व्यक्तित्व यशस्वी था, वह विज्ञापनी मानसिकता से दूर थे। अमृत राय आकर्षक व्यक्तित्व के युवक लगते थे, यह कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा सी, विश्वनाथ त्रिपाठी। अब इसके बाद में बाकी के जो प्रश्न हैं वो सेकंड पार्ट में रमेश चंद्र शाह से प्रारंभ होगा। ये सेकंड पार्ट है जो कि आपको द गुरु एकेडमी पर मिलेगा। मैंने प्रारंभ में ही आपको बता दिया था और इसलिए दिया गया है वहाँ पर ताकि जो नए लोग हैं वो भी उससे जुड़ सके, क्योंकि बाई द वे अगर कभी टेक्निकल समस्या होती है तो अबाध रूप से आप लोगों की पढ़ाई चलती रहे और वो चैनल आपको भी मिला करेगा वहाँ से भी। तो इसलिए कहा गया है, इसीलिए बताया गया ताकि जो नए लोग हैं कम से कम वह भी उससे जुड़ जाएं, ताकि अगर कभी कोई टेक्निकल समस्या होती है तो कम से कम विकल्प के रूप में एक आपके पास बना रहेगा जहां आपकी शिक्षा अबाध रूप से चलती रहेगी, शिक्षण में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सेकंड पार्ट के लिए आप द गुरु एकेडमी जाइए, यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, वहाँ पर वही लोगो मिलेगा जो कंपटीशन एकेडमी पर लोगो है। तो सेकंड पार्ट में रमेश चंद्र शाह का अकेला मेला पर प्रश्न मिलेगा। कुल प्रश्नों की संख्या 70 है
और अकेला मेला वहाँ पर आपको मिल जाएगा, सेकंड पार्ट यहाँ से। ठीक है, तो हम लोग फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो में। बाकी अगर आप नया बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने बताया है, ये नंबर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी पर संपर्क कर लीजिए। आजकल 2 दिन एडमिशन होगा, परसों मंडे से नया बैच शुरू होगा यूपीएचएससी के लिए और यूजीसी नेट के लिए।